नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष व्यास आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रेपज़ेप पे। दोस्तों आज हम इस सेशन में बात करेंगे 4 और 5 नवंबर के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स पढ़ना आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब भी एग्जाम से पहले आप करंट अफेयर्स का रिविजन करोगे तो ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए बढ़ते हम आज के सेशन की ओर। आज का सेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको वीडियो के एंड तक देखने को मिलेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छे वीडियो करंट अफेयर्स के और साथ ही साथ एग्जाम से पहले जो मैराथन होती है वो भी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। सबसे पहला सवाल, एशियाई महाद्वीप शतरंज चैंपियनशिप में ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद, जो कि मात्र 17 साल के हैं और चेन्नई के ये निवासी हैं, इन्होंने हाल ही में एशिया महाद्वीप शतरंज चैंपियनशिप में ओपन वर्ग का खिताब जीता है। दोस्तों आर प्रज्ञानंद शतरंज के जो महारथी रह चुके हैं उनको भी अभी तक मात दे चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें महिला वर्ग की, तो महिला वर्ग का खिताब जीता है पीवी नंदीधा ने। किसने जीता है? पीवी नंदीधा ने। ये है हमारे आर प्रज्ञानंद जी, जो कि एक भारतीय ग्रैंड मास्टर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में जंबे ताशी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो दोस्तों जंबे ताशी जी एक राजनेता थे जो कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक अरुणाचल प्रदेश की लुमला सीट से, कौन सी? अरुणाचल प्रदेश की लुमला सीट से ये विधायक थे और साथ ही साथ ये भाजपा के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के भी सदस्य थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये है जंबे ताशी जी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गंगा उत्सव नदी महोत्सव का आयोजन 4 नवंबर को कहाँ किया गया? तो दोस्तों नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गंगा उत्सव नदी महोत्सव का आयोजन किया गया। अगर हम बात करें कि इसके जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, तो वो थे श्री जी किशन रेड्डी जी। कौन थे? श्री जी किशन रेड्डी जी, जो कि केंद्रीय सरकार के संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र के मंत्री हैं। वो इस महोत्सव के मुख्य अतिथि थे। अगर हम बात करें अध्यक्षता किसने की, तो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की गजेंद्र सिंह शेखावत ने। किसने? गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जो कि खुद कौन है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। दोस्तों इस गंगा उत्सव का उद्देश्य क्या है? तो गंगा उत्सव का उद्देश्य है कि भारत में जो नदियों को माता के समान माना जाता है उनका महोत्सव मनाना और साथ में ही भारत में जो भी नदी घाटियां हैं उनके कायाकल्प के बारे में भारतीय जनता को जागरूक करना। ये देखिए, जैसा कि इसमें देख सकते हैं 4 नवंबर 2022 मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में चर्चित स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता कौन है? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी जी माने जाते हैं और बीती रात को इनका निधन हो गया है। मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इन्होंने हाल ही में 14वीं विधानसभा के लिए वोटिंग की है। हालांकि इनका स्वास्थ्य खराब था तो जिला निर्वाचन आयोग ने इनके घर पे जाकर इनसे वोट लिया है। दोस्तों श्याम शरण नेगी जी का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। किससे? हिमाचल प्रदेश से इनका संबंध है और ये हिमाचल प्रदेश के चुनाव आइकन भी हैं। दोस्तों नेगी जी इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इस बार जब इन्होंने मतदान किया तो हमारे जो पीएम हैं मोदी जी, उन्होंने भी इस चीज की प्रशंसा की। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये है हमारे नेगी जी, जिनका बीती रात को निधन हो गया है। EESL का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों EESL का नया सीईओ बनाया गया है विशाल कपूर को। EESL का फुल फॉर्म है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो वो हुई थी साल 2009 में। दोस्तों ये है विशाल कपूर जी और ये है EESL की फुल फॉर्म। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वेत्साराम कृष्ण गुप्ता को किस महारत्न कंपनी का चेयरमैन और MD का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो दोस्तों हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी BPCL, जिसे हम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं, उसका चेयरमैन और MD बनाया गया है वेत्साराम कृष्ण गुप्ता जी को। ये अरुण कुमार का स्थान लेंगे। किसका? अरुण कुमार का ये स्थान लेंगे। अगर हम बात करें BPCL की, तो इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। कहाँ स्थित है?
मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ये है वेस्सा रामकृष्ण गुप्ता जी, जो कि एमडी और चेयरमैन बने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस राज्य ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों हाल ही में मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा जी ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसका नाम है नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो दोस्तों मेघालय सरकार ने जितनी भी योजनाएं लागू की है उन योजनाओं को डाउन टू अर्थ पहुंचाने के लिए और उन योजनाओं की जानकारी जनता को प्रोवाइड करवाने के लिए संगमा जी ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट से उन सभी योजनाओं की जानकारी निम्नतम स्तर तक पहुंची जाएगी जो कि मेघालय सरकार द्वारा जारी की गई है। यह है हमारे कॉनराड संगमा जी, बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव है अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर क्या चुना गया है? तो दोस्तों परमा क्राइसिस को कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। परमा क्राइसिस का मतलब क्या होता है ये आप देख लीजिए। इसका मतलब होता है अस्थिरता और असुरक्षा, अस्थिरता और असुरक्षा की अवधि। इसका मतलब होता है अस्थिरता और असुरक्षा की अवधि। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में यूजीसी ने विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को किस दिन भारतीय भाषा दिवस मनाने के लिए कहा है? तो दोस्तों यूजीसी ने 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने के लिए कहा है। यूजीसी ने 11 दिसंबर का चयन क्यों किया? क्योंकि इस दिन आती है हमारे भारतीय प्रमुख कवि सुब्रमण्यम भारती जी की जयंती। किसकी? सुब्रमण्यम भारती जी की जयंती 11 दिसंबर को आती है। इसी के उपलक्ष्य में 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने को कहा है। अगर हम बात करें यूजीसी की, तो यूजीसी की स्थापना हुई थी 1948 में। किसकी अध्यक्षता में हुई? जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी है उनकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में कर्नाटक रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार, जो कि एक बहुत ही अच्छे ह्यूमन बींग भी थे, उनको 67वें राज्योत्सव पर कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों इनसे पहले 9 जनों को ये पुरस्कार मिल चुका था, जिसमें एक 1992 में इनके जो पिता थे जिनका नाम था कवि कुवेंपु, उनको भी ये पुरस्कार मिल चुका था। अगर हम बात करें कर्नाटक रत्न पुरस्कारों की, तो अंतिम बार ये पुरस्कार साल 2009 में दिया गया था और वो दिया गया था डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी को। ये है पुनीत राजकुमार जी, जो कि एक अभिनेता थे और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे समाज कल्याण के भी इन्होंने कार्य किए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में किस देश ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों भारत की जो पुरुष वर्ग की स्क्वैश टीम है उसने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों 2014 के एशियाई खेलों के बाद में यह भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम की सबसे बड़ी जीत है। इस चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ था ये जरूर याद रखना, वो हुआ था दक्षिण कोरिया में। इसके अलावा फाइनल में कुवैत को हराया था भारतीय टीम ने। किसको हराया था? कुवैत को फाइनल में हराया था। ये है वो भारतीय स्क्वैश टीम जिसने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। G20 के धार्मिक समूह 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों हाल ही में इंडोनेशिया ने भारत को G20 के धार्मिक समूह 2023 की अध्यक्षता का जिम्मा सौंपा है। नई दिल्ली में होगी। कहाँ होगी? भारत के नई दिल्ली में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PGI बोलते हैं, 2020-21 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? दोस्तों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो सेंट्रल या नेशनल एग्जाम्स के साथ साथ स्टेट PSC की भी तैयारी कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम इस PGI के बारे में अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले ये PGI होता क्या है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो PGI यानी कि परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स, ये जारी किया जाता है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किस आधार पर जारी किया जाता है? तो ये परिणामों और शासन प्रबंध श्रेणियों के तहत 70 संकेतक इसमें लिए जाते हैं। उनके आधार पर 1000 मैक्सिमम पॉइंट होते हैं और 10 लेवल होते हैं। कितने लेवल होते हैं? 10 लेवल। अगर हम बात करें लेवल 1 जो कि सबसे अच्छा लेवल होता है, उसमें 950 से लेकर जो 1000 पॉइंट के अंदर हासिल करता है वो लेवल 1 में आता है।
अगर हम बात करें लेवल 10 की, तो जो भी 551 अंकों से नीचे अंक अर्जित करता है वो लेवल 10 में आता है। अब हम बात करते हैं कि शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है। तो दोस्तों केरल, महाराष्ट्र और पंजाब तीनों ने ही शीर्ष स्थान हासिल किया है। इन तीनों ने 928 अंकों के साथ लेवल 2 में स्थान बनाए हैं। दोस्तों भारत का कोई भी राज्य लेवल फर्स्ट में जगह नहीं बना सका। इन तीनों ने टॉप जरूर किया है, लेकिन लेवल 2 में ही ये अपना स्थान बना पाए। अगर हम बात करें कि अंतिम स्थान पर कौन रहा, निम्न स्थान पर कौन रहा, तो दोस्तों इस इंडेक्स में निम्न स्थान पर रहा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश इसमें निम्न स्थान पर रहा और उसने लेवल 7 में 669 अंक हासिल किए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इनकी पार्टी लिकुड ने इजराइल के चुनाव में बहुमत हासिल किया और इन्होंने अपने करीबी प्रतिद्वंदी यायर लैपिड को हराया। अगर हम बात करें कि इजराइल की संसद का नाम बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, तो इजराइल की जो संसद है उसे हम नेसेट के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उससे पहले ये हैं नेतन्याहू जी, जो एक बार फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला सवाल, हाल ही में चर्चित एनी अब्राहम और सीमा धुंधिया कौन है? तो दोस्तों एनी अब्राहिम और सीमा धुंधिया सीआरपीएफ की महिला अधिकारी हैं, जिन्हें पहली बार सीआरपीएफ में आईजी की रैंक पर पदोन्नत किया गया है। दोस्तों एनी अब्राहिम को रैपिड एक्शन फोर्स का आईजी नियुक्त किया गया है और सीमा धुंधिया को बिहार सेक्टर का आईजी नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें सीआरपीएफ के बारे में, तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। अगर हम बात करें इसके महानिदेशक की, तो उनका नाम है एस.एल. थाउसेन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम जरूर याद रखना। एस.एल. थाउसेन सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका आदर्श जो वाक्य है वो है सर्विस एंड लॉयल्टी। सीआरपीएफ का पूरा नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। दोस्तों एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सीआरपीएफ की, कि महिलाओं को युद्ध में शामिल करने वाला पहला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी कौन है? सीआरपीएफ। और ये बात है 1986 की, यानी कि 1986 में सीआरपीएफ ने महिलाओं को युद्ध के लिए शामिल कर लिया था। ये है एनी अब्राहिम जी और सीमा धुंधिया जी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। NIIE व्यापार मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों हाल ही में नागालैंड में असम और नागालैंड के जो राज्यपाल है जगदीश मुखी जी, उनके द्वारा नेशनल इंटीग्रेट इनोवेट एक्सपेंड व्यापार मेले का उद्घाटन किया। दोस्तों इसमें ये आई और ई इसकी जो है वो थीम भी है, जिसका मतलब है इंटीग्रेट इनोवेट एक्सपेंड। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में किसे केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार एजुथाचन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो दोस्तों प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार ए सेतु माधवन, जिन्हें हम प्यार से सेतु के नाम से जानते हैं, को एजुथाचन पुरस्कार 2022, जो कि केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। सबसे पहले हम बात करते हैं पवन टरबाइन, जिसे हम हिंदी में पवन चक्की के नाम से जानते हैं। अभी तक की भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की गुजरात के मुंद्रा में स्थापित की जाएगी। दोस्तों ये अडानी जी के द्वारा, अडानी जी की कंपनी अडानी न्यू इंडस्ट्रीज के द्वारा स्थापित की जाएगी और जो इसकी हाइट होगी वो होगी 200 मीटर ऊंची। दोस्तों 200 मीटर का मतलब क्या हो गया कि ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी बड़ी होगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट है 182 मीटर, जो कि केवड़िया गुजरात में स्थित है। उससे भी बड़ा क्या होगा, ये अडानी जी की पवन चक्की होगी। अगर हम बात करें इसकी क्षमता के बारे में, तो इसकी क्षमता होगी 5.2 मेगावाट, यानी कि लगभग 4000 घरों को ये रोशन कर सकता है अकेला पवन चक्की। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है ओडिशा में। दोस्तों बाजी राउत
ये एक ऐसा नाम है जो कि इतिहास के पन्नों में कहीं गुम सा गया है, लेकिन उन पन्नों से थोड़ी धूल हटा देता हूँ कि बाजीराव जो है वो भारत के सबसे युवा शहीद हैं। क्या है? भारत के सबसे युवा शहीद हैं बाजीराव। इनके नाम से ये राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट ओडिशा में होता है और इस बार इसका जो उद्घाटन है वो किया गया धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान जी हमारी केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इंडिया कैंप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, नई दिल्ली में इंडिया कैंप 2022 का आयोजन किया गया और इसका शुभारंभ किया गया मनसुख मंडाविया जी के द्वारा। किसके द्वारा? मनसुख मंडाविया जी, जो कि हमारी केंद्र सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। दोस्तों, इस इंडिया कैंप 2022 की जो थीम थी वो थी विजन 2030, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाडली लक्ष्मी 2.0 से आपको समझ आ गया होगा कि पहले भी ये योजना जारी की गई थी। इस बार इसका अपग्रेड वर्जन जारी किया गया है और ये अपग्रेड वर्जन जारी किया गया है एमपी में शिवराज सिंह चौहान द्वारा। 2 नवंबर को इस योजना को लागू किया गया है। ये योजना लड़कियों को उच्च शिक्षा देने और आत्मनिर्भर बनने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अगर हम बात करें केवल लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में, तो ये शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2007 में जारी की गई थी। ये है शिवराज सिंह जी चौहान, जिन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 जिसका नाम है का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में DRDO द्वारा लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 का सफल परीक्षण किया गया है। ये लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और विमानों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर हम बात करें DRDO की, तो इनके अध्यक्ष का नाम जरूर याद रखना, आने वाले सभी एग्जाम्स में किसी ना किसी एक एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। उनका नाम है समीर कामत। दोस्तों, नाम जरूर याद रखना, समीर कामत। साथ ही साथ इसरो के भी जो अध्यक्ष हैं उनका नाम याद रखना, सोमनाथ जी। क्या नाम है? सोमनाथ जी। दोस्तों, ये दोनों ही नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो डायरी में नोट जरूर कर लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बायजूस ने किसे अपना ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों, बायजू जो कि एक एड टेक कंपनी है और दुनिया की सबसे बड़ी एड टेक कंपनियों में इनका नाम शामिल है। इन्होंने हाल ही में प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी को अपना ग्रैंड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के मूल खिलाड़ी हैं और अगर हम बात करें बायजू की, तो बायजू की स्थापना 2011 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलोर में स्थित है और जो इसके CEO हैं उनका नाम है बायजूस रविंद्रन। क्या नाम है? बायजूस रविंद्रन इनके CEO है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पहला अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, हाल ही में 3 नवंबर को पहला अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, तो वो था साल 2000 में यूनेस्को द्वारा घोषित नीलगिरी। कौन सा था? नीलगिरी, जो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में और केरल में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फिक्की का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा? दोस्तों, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, फिक्की का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा शुभ्रकांत पांडा जी को। ये शुभ्रकांत पांडा जी किसका स्थान लेंगे? ये स्थान लेंगे संजीव मेहता का। 16 और 17 दिसंबर को होने वाली जनरल मीटिंग में ये शपथ ग्रहण करेंगे। दोस्तों, ये जो शुभ्रकांत पांडा जी हैं, ये ओडिशा राज्य के पहले व्यवसायी हैं जो फिक्की के अध्यक्ष बनेंगे। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो आप गूगल प्ले स्टोर पर प्रेपज़ैप नाम से सर्च करके हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन पर आपको करंट अफेयर्स के वीकली क्विज मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। टेलीग्राम पर ही आपको PDF मिलने वाली है सभी वीडियोस की। और अभी तक भी जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें। फॉर मोर अपडेट्स, स्टे कनेक्टेड विद प्रेपज़ैप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत।